अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी एंड इवैल्यूएशन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम उसामा, योर यूट्यूब इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड है और जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आज हम इसका पूरा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और प्रॉपर देखेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ, या रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है या डिस्प्यूट है, जो इशू है या जो क्राइसिस है रशिया यूक्रेन, ये कैसे शुरू हुए और इसका दुनिया पर क्या असर है और इन दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट का इन दोनों कंट्रीज़ पर क्या असर होगा। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या है या इसकी हिस्ट्री क्या है। यूएसएसआर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री कैसे बना या ये कैसे वजूद में आया, या यूएसएसआर है क्या। यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। रशियन रेवोल्यूशन आया था 1917 में, और 1917 में जो उस वक्त के जो रशिया के जो मतलब यूएसएसआर के जो बादशाह या जो हुक्मरान या जो एम्पर हुआ करते थे या जो किंग होते थे, उनको ज़ार कहते थे। और जो 1917 में जो रशियन ज़ार था वो निकोलस टू था, जो कि उस वक्त का रशिया का एम्पर था। और 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया था। ये बहुत ही ख़तरनाक रेवोल्यूशन था और इस रेवोल्यूशन को जो लीड कर रहा था या जो हेड कर रहा था वो लेनिन था। और लेनिन जो है मतलब व्लादिमीर लेनिन उसका पूरा नाम था, और वो उस वक्त ये जर्मनी में था और उसको एग्जाइल किया गया था, मतलब जिला वतन किया गया था। व्लादिमीर लेनिन बॉर्न अप्रैल 22 1870, डाइड जनवरी 21 1924। व्लादिमीर लेनिन 22 अप्रैल 1870 को पैदा हुआ था और 21 जनवरी 1924 को वो मर गया था, उसकी डेथ हुई थी। फर्स्ट प्रीमियर एंड फाउंडर ऑफ द सोवियत यूनियन। यूएसएसआर को बनाने वाला या जो फाउंडर था यूएसएसआर का वो व्लादिमीर लेनिन था। ये प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट था। आर्किटेक्ट ऑफ रशियाज 1917 बोल्शेविक रेवोल्यूशन। और जो 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन है उसको 1917 बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। आफ्टर सर्वाइविंग एन अटेम्प्टेड assassination in 1918, he waged the Red Terror through the Cheka, the Bolshevik secret police। इस पर 1918 में एक कातलाना हमला हुआ था, असैसिनेटेड अटैक हुआ था, ठीक है। और ये उसको सर्वाइव कर गया था और उसके बाद फिर इसने सीक्रेट बोल्शेविक सीक्रेट पुलिस के ज़रिए हुआ था वो। अब जो यूएसएसआर है या जो यूएसएसआर जो ग्रुप है वो कैसे बना था, वो ऐसे बना था कि इस रशियन रेवोल्यूशन या जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था 1917 का, इसके नतीजे में रशिया ने एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप को यूएसएसआर का नाम दिया गया था। और ये जो यूएसएसआर जो बना था ये 1922 में बना था, मतलब 1917 के में रशियन रेवोल्यूशन आया था या बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था, और उस बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नतीजे में 1922 में यूएसएसआर बना था। ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ का ग्रुप था, मतलब 15 कंट्रीज़ इसमें शामिल थे, 15 ममालिक या 15 ममालिक इसमें शामिल थे। और उन कंट्रीज़ में से एक यूक्रेन भी था। यूक्रेन जो कि 1922 में यूएसएसआर में शामिल हुआ था और ये यूएसएसआर से अलग हुआ था 1991 में, मतलब 1991 में यूक्रेन यूएसएसआर से सेपरेट हो गया था। और यूएसएसआर मतलब 1991 में टूट गया था और उस टूटने के बाद 15 कंट्रीज़ ये थे वो बन गए थे। और फिर 1991 से लेकर 2014 तक रशिया और यूक्रेन के जो आपस में रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे चल रहे थे, नॉर्मल रिलेशंस थे उनकी, मतलब रिलेशन में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल चला था, ट्रेड वगैरह सब कुछ नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मली चलाया जा रहा था रशिया और यूक्रेन का। 2014 में यूक्रेन के जो 5th प्रेसिडेंट थे पेट्रो पोरोशेंको, ये राइट साइड पे आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये रशिया के बहुत बड़े सपोर्टर थे ये। और ये जो पेट्रो थे ये यूक्रेन के 5th प्रेसिडेंट थे और 2014 से लेकर 2019 तक इनका टेन्योर था। ये ना सिर्फ प्रेसिडेंट थे बल्कि ये एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी थे, काफ़ी बड़े, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे यूक्रेन के। तो रशिया का जो शुरू से एक ही स्टांस चलता आ रहा है कि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो या यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल ना किया जाए।
और अमेरिका का हमेशा से एक ही मौक़िफ़ रहा है या एक ही स्टांस रहा है कि अमेरिका पहले किसी भी कंट्री को यूरोपियन यूनियन में शामिल करता है, मतलब उसको यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की दावा देता है और शामिल करके फिर उसको नेटो का मेंबर बना लेता है। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का हमेशा से एक ही मौक़िफ़ रहा है कि नेटो के किसी भी कंट्री पर अगर कोई दूसरा कंट्री अटैक करेगा तो सब नेटो कंट्रीज़, मतलब नेटो में 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो सब मिलके उसको उस पर अटैक करेंगे और उस पे हमला करेंगे, उसको काउंटर करेंगे। अब ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेटो है या जो G7 G8 आसियान कंट्रीज़, उसके बाद ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे तो हम उसमें इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब रशिया ने यूक्रेन को मना किया था या उसको मतलब है कि उस पर सैंक्शन लगाई थी रशिया ने यूक्रेन पर कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो। और जो पेट्रो थे वो रशियन सपोर्टर थे, और जो यूक्रेन की जो नेशन थी, जो आवाम थी, वो चाहती थी कि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को शामिल किया जाए, शामिल हो जाए यूक्रेन। और जो पेट्रो थे वो रशिया के सपोर्टर थे, तो वो चाहते थे कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो। तो इस तरह यूक्रेन की जो आवाम थी वो पेट्रो के ख़िलाफ़ हो गई थी और पेट्रो अपने मुल्क से भागकर रशिया चले गए, मतलब जो पेट्रो थे वो अपनी गवर्नमेंट छोड़ गए थे। तो इसके बाद जो पेट्रो की गवर्नमेंट के बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई थी यूक्रेन में, उसने ये हामी भर ली थी कि वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। हमला करके क्रीमिया का इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया। मतलब 2014 में ये सब बातें हुई थी और 2014 में यूक्रेन की जो न्यू गवर्नमेंट आई थी उन्होंने ये हामी भरी थी कि वो उसमें यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएंगे। तो रशिया ने क्रीमिया का जो आइलैंड है, क्रीमिया आइलैंड, उस पर 2014 में अटैक किया और एनेक्स कर लिया था उसको। ये आप राइट साइड पे जो मैप है इसमें देख सकते हैं कि जो क्रीमिया का जो आइलैंड है एनेक्स बाय रशिया इन 2014, उसको 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था। मतलब पूरा कंट्रोल उस पर रशिया ने हासिल कर लिया। और क्रीमिया का जो इलाका था उस पर कंट्रोल करने के बाद उस मतलब पूरे इलाके पर रशिया का कंट्रोल होने के बाद रशिया ने उस पर जो सी ऑफ एज़ोव था उस पर भी कंट्रोल पूरा कर लिया। और पूरी दुनिया सिर्फ ये देखती रह गई और खामोश ही रही पूरी दुनिया, उस पर कोई बोला ही नहीं कि रशिया ने क्रीमिया पर अटैक क्यों किया है, अटैक करके उस पर क्रीमिया का इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया। और ना सिर्फ क्रीमिया का इलाका या क्रीमिया आइलैंड जो है, साथ साथ सी ऑफ एज़ोव और सी ऑफ एज़ोव की वजह से जो राइट साइड पे आप देख सकते हैं सी ऑफ एज़ोव, और सी ऑफ एज़ोव के साथ नीचे ब्लैक सी पर भी रशिया की डायरेक्ट एक्सेस हो गई और उस पर पूरा एक्सेस रशिया का हो गया। तो उस वक्त भी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थे वो रशिया पर सैंक्शंस लगा रहे थे, जैसे कि G8 कंट्रीज़, जो कि बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ हैं G8 ग्रुप में, UK, USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली और रशिया भी उनमें G8 कंट्रीज़ में था। लेकिन G8 कंट्रीज़ ने फिर रशिया को उसमें से G8 ग्रुप में से किक आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, और तो इस तरह फिर G7 बन गई। ये हम जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनती है और कैसे उसमें सारा कुछ होता है। तो रशिया को जब G8 कंट्रीज़ में से निकाला गया तो G7 कंट्रीज़ बच गए, मतलब G7 ग्रुप बन गया। और उसके बाद से अब तक सब दुनिया को यही लग रहा है, या हमको ये हम सब लोगों को ये लग रहा है कि ये जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी का डिस्प्यूट है, या अभी का इशू है, या करंट इशू है, या करंट डिस्प्यूट है। ये ऐसा नहीं है, ये 2014 से चलता आ रहा है ये प्रॉब्लम। और जब क्रीमिया पर रशिया ने एनेक्सेशन किया था, और उसके बाद से फिर जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था 2015 में हुआ था ये मिन्स्क एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि यूक्रेन जो है, इस एग्रीमेंट में यूक्रेन ने कहा था कि हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई जंग वगैरह नहीं होगी, और जो अमेरिका का जो यूक्रेन में बढ़ता हुआ असर सूख है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, या बढ़ने नहीं देंगे। और अमेरिका जो है मतलब यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं किया जाएगा, या यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन शामिल नहीं होगा। और भी काफ़ी सारी बातें हुई थी, और भी काफ़ी सारे इसमें ट्रीटी साइन हुआ था। लेकिन जो मेजर डेवलपमेंट थी, जो मेजर मतलब इसमें बात थी वो ये थी कि यूक्रेन
लड़ाई वगैरह या किसी से कोई जंग नहीं होगी यूक्रेन की, और अमेरिका का जो दबाव है वो यूक्रेन पे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाएगा। और इस एग्रीमेंट के बाद जो मिन्स्क एग्रीमेंट है 2015 में, उसके बाद यूक्रेन और रशिया के जो ताल्लुकात थे आपस में, जो रिलेशन थे, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए थे और सब कुछ नॉर्मली चलने लग गया था। मसला दोबारा तब हुआ जब यूक्रेन ने 2017 में कहा कि वो दोबारा से नेटो को ज्वाइन करना चाहता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि नेटो की जो एक्सपेंशन थी वो यूरोपियन यूनियन में कहाँ तक हो चुकी थी। नेटोज़ एक्सपेंशन सिंस 1997 तक जो नेटो है, वो जो डार्क पर्पल कलर की जो कंट्रीज़ हैं वो 97 से पहले ही यूरोपियन यूनियन मतलब नेटो में शामिल हो चुके थे, और जो लाइट पर्पल कलर के जो कंट्रीज़ हैं वो 1997 तक यूरोपियन यूनियन मतलब नेटो में ज्वाइन हो रहे थे या होते रहे थे। उनमें एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया और बुल्गारिया शामिल थे। मतलब ये जो लाइट पर्पल कलर के जो 14 कंट्रीज़ हैं ये 1997 में नेटो में शामिल हुए थे, और 2014 में रशिया ने क्रीमिया आइलैंड पर कब्जा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया, मतलब एनेक्स कर लिया था उसको। अब जो नेटो में जो तमाम कंट्रीज़ हैं, मतलब 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो काफ़ी डेवलप्ड हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और तमाम नेटो कंट्रीज़ ही चाहते हैं कि वो रशिया को काउंटर करें, क्योंकि रशिया भी काफ़ी डेवलप कंट्री है और काफ़ी एडवांस है। अब हम बात करते हैं कि जो नेटो का जो आर्टिकल 5 है, कलेक्टिव डिफेंस का जो आर्टिकल 5 है, नेटो का जो चार्टर है उसमें जो एक आर्टिकल 5 है वो कलेक्टिव डिफेंस के बारे में है। और वो कलेक्टिव डिफेंस का जो आर्टिकल वो कहता है, कलेक्टिव डिफेंस मीन्स दैट एन अटैक अगेंस्ट वन एलाई इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल एलाइज। ठीक है, मतलब जो ये जो कलेक्टिव डिफेंस का मतलब ये है कि अगर जो नेटो के मेंबर कंट्री पर कोई भी मुल्क किसी भी नेटो के किसी भी मेंबर कंट्री पर कोई मुल्क अटैक करता है, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि उसने नेटो पर अटैक किया है, मतलब तमाम नेटो मेंबर कंट्रीज़ पर अटैक किया है, और वो तमाम नेटो मेंबर कंट्रीज़ मिलकर उस पर अटैक करेंगे, उसे काउंटर करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस इज इनश्राइंड इन आर्टिकल 5 ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी, और ये वाशिंगटन ट्रीटी में ये आर्टिकल 5 जो है कलेक्टिव डिफेंस का ये मैंशनड है। अब इससे अगर हम इसको यूक्रेन के और रशिया के इसमें देखें, तो अब अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो आर्टिकल 5 के तहत यूक्रेन पर हमला मतलब नेटो पर हमला कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह तमाम नेटो कंट्रीज़ मिलकर, मतलब तमाम जो 30 कंट्रीज़ हैं नेटो के मेंबर कंट्रीज़, 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो मिलकर रशिया को काउंटर करेंगे। और इस तरह नेटो का मेंबर बनने के बाद अमेरिका की जो आर्मी है वो यूक्रेन में आ सकती है। तो कोई भी मुल्क कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसी से टूटा हुआ मुल्क उसी के दुश्मन को उसके सर पर ला के बिठा दे। और ये बात तो सभी जानते हैं, मतलब हर कंट्री को पता है कि अमेरिका और रशिया के आपस में ताल्लुकात क्या है, कैसे हैं, या मतलब उनके रिलेशन आपस में कैसे हैं। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम जो 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं नेटो के, वो इस तरह रशिया के सर पर आके बैठ जाए, मतलब यूक्रेन में आकर बैठ सकते हैं। और इस तरह रशिया को जो अपनी बका और सलामती और अपनी सिक्योरिटी का खदशा रहेगा, क्योंकि अगर यूक्रेन ने गलती से भी रशिया पर एक भी गोली चलाई या अटैक कर दिया और जवाबन रशिया ने कोई भी कार्रवाई की, तो इस तरह आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी होगी, और फिर तमाम नेटो कंट्रीज़ मिलकर रशिया को काउंटर करेंगे। तो सारे फसाद की जड़ जो है वो मतलब यही आर्टिकल 5 बनता है नेटो का। और यूक्रेन कुछ भी नहीं है इसमें, यूक्रेन एक कठपुतली है, एक पैपेट है। असल वजह रशिया की सिक्योरिटी और बका और सलामती है। और इस पूरे फसाद में जो फसाद की जड़ है, या जो फसाद फैलाने वाले जो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और नेटो है, और सज़ा जो है वो यूक्रेन को मिल रही है। और रशिया की तरह हर मुल्क को अपनी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है, वो अपनी सिक्योरिटी को सबसे पहले रखता है। मतलब फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो हर मुल्क की अपनी कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो उस मुल्क की प्रायोरिटी होती है। यही रशिया की भी प्रायोरिटी है। तो अब हम बात करते हैं कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए रशिया ने सी ऑफ एज़ोव, मतलब है कि
जो क्रीमिया आइलैंड के साथ जो है उस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया, उसको एनेक्स कर लिया। सी ऑफ एज़ोव पे पूरा कंट्रोल कर लिया, उसको एनेक्स कर लिया, और इस सी ऑफ एज़ोव के ज़रिए उसने ब्लैक सी पर डायरेक्ट एक्सेस हासिल कर ली। जब डायरेक्ट एक्सेस ब्लैक सी पर मिल गई तो रशिया ने ये, अब हम यहाँ देखते हैं नेटो एंड एक्स्ट्रा यूएस ट्रूप्स इन ईस्टर्न यूरोप। अब अगर यूक्रेन के अलावा देखें तो रशिया के जो रशिया के पास जो करीब मतलब जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो नेटो और यूएस के जो ट्रूप्स हैं वो इसमें देखते हैं। एस्टोनिया में 1150 ट्रूप्स यूएस के हैं, लातविया में 1650 ट्रूप्स हैं, उसके बाद लिथुआनिया में 1100 से वो 500 से लेकर 1100 तक ट्रूप्स यूएस के लिथुआनिया में हैं। पोलैंड में 1060 से लेकर 5400 तक ट्रूप्स जो हैं वो यूएस के हैं। उसके बाद रोमानिया में 1000 से 4000 तक ट्रूप्स यूएस के बैठे हुए हैं। बुल्गारिया में 200 के करीब जो हैं वो यूएस के ट्रूप्स हैं। और सम ऑफ यूएस ट्रूप्स आर इंक्लूडेड इन द नेटो फिगर, और इसमें जो कुछ नेटो के भी हैं, मतलब 1000 नेटो के हैं तो 4000 यूएस के हैं। मतलब जो नेटो के 1000 ट्रूप्स बैठे हुए हैं तो यूएस के 4000 ट्रूप्स रोमानिया में हैं। इस तरह बुल्गारिया में 200 हैं और नेटो के 200 हैं और यूएस के 200 हैं। लिथुआनिया के 500 हैं और लिथुआनिया में यूएस के 500 ट्रूप्स हैं और 1100 यूएस के ट्रूप्स हैं। तो ये अब सारे जो हैं रशिया के करीब बैठे हुए हैं। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं कि जब रशिया ने ब्लैक सी ऑफ एज़ोव, क्रीमिया आइलैंड पर अपना कब्ज़ा कर लिया है तो उसने फिर जब अटैक किया 2014 में, और उसके बाद जब ये अटैक किया तो डॉनबैस जो रीजन है, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये डॉनबैस रीजन जो है वो 2 इलाकों पर मुश्तमिल है, डोनेट्स्क और लुहांस्क। अब इसमें रशिया ने जो यूक्रेन की अपोजिशन पार्टी जो थी उसको, यूक्रेन में जो करंट गवर्नमेंट थी उसकी अपोजिशन को खड़ा कर दिया, मतलब बगावत करवा दी, और अपनी आर्मी को इन दोनों शहरों में, मतलब इन दोनों सिटीज़ में या इन दोनों इलाकों में भेज दिया, जो कि आम नॉर्मल कपड़ों में, सादे कपड़ों में मौजूद थे। और बगावत के बाद रशिया ने इन दोनों शहरों या इन दोनों इलाकों को इंडिपेंडेंट स्टेट्स का स्टेटस दे दिया, और इन दोनों इलाकों को 2 अलग कंट्रीज़ मतलब इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ अनाउंस कर दिया, और पूरी तरह रशियन आर्मी का कंट्रोल इन इलाकों में हो गया है। मतलब जो डॉनबैस का रीजन है, इस पूरे इलाके में रशियन आर्मी का कंट्रोल है। रशिया ने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए तमाम जो है, मतलब अब नॉर्थ की साइड पे, जो रशिया के नॉर्थ पे हम इस मैप में अगर देखते हैं तो रशिया के नॉर्थ में इधर टॉप पे वो है बेलारूस है, ठीक है। नॉर्थ बेलारूस में अपनी आर्मी भेज दी है और वहाँ पर यूक्रेन को प्रॉपरली कवर कर लिए, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वो यूक्रेन पर रशिया अटैक कर सके। इस तरह रशिया ने तकरीबन तमाम साइड से यूक्रेन को कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यूएनओ ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया, या यूएनओ अभी तक खामोश क्यों है, और रशिया ने इतना कुछ कर दिया यूक्रेन के साथ और यूएनओ ने अभी तक कोई बात नहीं की। मतलब रशिया ने यूक्रेन के इतने बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर 2 सेपरेट कंट्रीज़ को अनाउंस कर दिया, और क्रीमिया आइलैंड पर कब्ज़ा कर लिया, सी ऑफ एज़ोव पे कब्ज़ा कर लिया, ब्लैक सी तक डायरेक्ट एक्सेस हासिल कर ली। तो यूएन अभी तक खामोश क्यों है, ये क्वेश्चन आता है, यहाँ अराइज होता है। तो इसका आंसर ये बनता है कि अमेरिका ने यूएनओ को एक पपेट बनाया हुआ है, पपेट समझा हुआ है। अमेरिका यूएनओ का यूज़ करके किसी मुल्क पर हमला करता है, और उसी बात का रशिया ने इस बार फ़ायदा उठाया है। अब वो फ़ायदा कैसे उठाया है? रशिया ने यूएनओ के आर्टिकल 7 का, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल 7 का फ़ायदा उठाया है। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल 7 ये कहता है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी मुल्क से कोई छोटा सा इलाका टूटकर अलग होना चाहता है तो उसे ये हक हासिल है, और वो मुल्क उस इलाके पर ज़बरदस्ती कर रहा है या उसे अलग नहीं होने दे रहा, तो पड़ोसी मुल्क उसकी मदद कर सकता है या वो अपने पड़ोसी मुल्क से मदद ले सकता है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं कि रशिया ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस दिया, और स्टेटस देने के बाद उन दोनों को अलग कंट्री अनाउंस कर दिया, अलग इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस कर दिया।
और यूएनओ के आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग रशिया इन दोनों मुल्कों की मदद कर सकता है। जब कोई मुल्क इंडिपेंडेंट होता है तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी होता है, और उन दोनों कंट्रीज़ ने, मतलब जो डॉनबैस के रीजन में जो दो कंट्रीज़ हैं, लुहानस्क और डोनेट्स्क के, उन्होंने रशिया को हेल्प के लिए लेटर लिख दिया, मतलब रिटन फॉर्म में दे दिया कि हमारी हेल्प करें, और ये कहा कि ये वॉर नहीं है, ये जंग नहीं है, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। मतलब रशिया ने जब उनकी हेल्प की और उसमें अपनी मिलिट्री भेजी, तो ये डिक्लेयर कर दिया कि ये किसी किस्म की कोई वॉर नहीं हो रही, कोई जंग नहीं है, ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कैसे है, यही अमेरिका हमेशा से करता आ रहा है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया, इस तरह इराक़ में अमेरिका ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया, माली में अमेरिका ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया, सीरिया में अमेरिका ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया, लीबिया में अमेरिका ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया, मिस्र में अमेरिका ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया, वियतनाम में अमेरिका ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया, कोरिया में अमेरिका ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया। तो जब अमेरिका इन तमाम ममालिक में आर्टिकल 7 का फ़ायदा उठाकर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है, तो अब इस दफ़ा रशिया ने आर्टिकल 7 का, यूएन को जो आर्टिकल 7 है उसका फ़ायदा उठाते हुए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन डिक्लेयर करते हुए यूक्रेन पर अटैक किया है। और यूएनओ का जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुतेरेस, या यूएनओ जो है वो कुछ नहीं कर सकती है। इसी तरह जो पैलेस्टाइन इशू है वो अब तक लटकता आ रहा है, इस तरह कश्मीर इशू है वो भी अब तक लटकता आ रहा है, और यूएनओ कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ तमाशा कर रहा है, तमाशा देख रहा है। अब अगर हम बात करें तो CIA ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि रशिया 16 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक करेगा। तो रशिया को जब ये पता लगा, तो रशिया इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो बिल्कुल ऐसा ही कर जैसे CIA ने कहा था। तो रशिया ने 16 फरवरी को अटैक नहीं किया, रशिया 16 फरवरी को पीछे हट गया, और वजह ये बनी कि चाइना और रशिया के आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। अब उन रिलेशंस की वजह से, और चाइना ने रशिया के जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उसको मतलब इनविटेशन दिया, क्योंकि चाइना में जो 16 फरवरी के टाइम पर विंटर बीजिंग ओलंपिक्स 2022 चल रहे थे। तो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को विंटर बीजिंग ओलंपिक्स 2022 की ओपनिंग सेरेमनी पर इनविटेशन दिया, और ओपनिंग सेरेमनी का इफ्ताह पर ओपनिंग सेरेमनी पर बुलाया। और वहाँ जाकर पुतिन ने चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस की वजह से ये कहा कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। तो चाइना ने रशिया से कहा कि अभी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं, ये हो जाने दो, ये हो जाने के बाद आप फिर बेशक अटैक कर लेना। तो रशिया ने 20 फरवरी को, मतलब जब विंटर ओलंपिक्स एंड हो गए 20 फरवरी को, तो रशिया ने 21 फरवरी को, मतलब पुतिन ने यूक्रेन में 21 फरवरी को 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स या 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को डिक्लेयर कर दिया, और दोनों को अलग एक इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस कर दिया। इसलिए किया ताकि यूएनओ के आर्टिकल का फ़ायदा उठाया जा सके, और 23 फरवरी को इन दोनों मुल्कों ने व्लादिमीर पुतिन, मतलब रशिया को लेटर लिखकर रिटर्न फॉर्म में दे दिया कि हमें मिलिट्री हेल्प चाहिए। और इस तरह 23 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर प्रॉपर अटैक किया और कहा कि ये वॉर नहीं है, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। कैसे? यूएनओ के आर्टिकल 7 का फ़ायदा उठाते हुए रशिया ने यूक्रेन पर 23 फरवरी 2022 को अटैक किया, प्रॉपर अटैक किया, और कहा कि ये कोई वॉर नहीं है, कोई जंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। जब यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट था तो उस वक्त रशिया ने काफ़ी डेवलपमेंट यूक्रेन में की हुई थी, जैसे कि जितने भी उस वक्त के जो MiG-21 फाइटर जेट्स थे वो आज तक यूक्रेन में ही बन रहे हैं, यूक्रेन में ही डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा जो जितने भी बहरी जहाज़ बनते थे, जो मिलिट्री बहरी जहाज़ बनते, मिलिट्री शिप्स बनते थे यूएसएसआर के, वो आज भी यूक्रेन में ही बनते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन के लोग या यूक्रेन के जो इंजीनियर्स हैं वो ये सब कुछ बनाना भूल चुके हैं। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी जो रशिया ने यूक्रेन में की थी, वो प्रीपेड सिटी बसाया था वहाँ पर, जो कि बाद में न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से तबाह हो गया, जो कि 1986 में ब्लास्ट हुआ था।
और ये प्रीपेड सिटी जो है वो कैपिटल कीव के पास है। यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव उसके पास है। यूक्रेन में आज भी 30% लोग जो हैं वो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, और रशियन जो हैं वो तकरीबन जो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब 30% जो रशियंस हैं वो यूक्रेन में है। मतलब जो यूक्रेन की 30% जो पॉपुलेशन है वो रशियन है और रशियन लैंग्वेज बोलती है। जो साउथ यूक्रेन है, ये यूक्रेन के जो साउथ में लोग हैं तो आसानी से मान लेंगे कि वो रशिया का पार्ट हैं। तो जो जो यूक्रेन के लोग हैं वो रशिया को आराम, मतलब जो वो ये आसानी से मान लेंगे वो रशिया का पार्ट हैं, क्योंकि रशियन लैंग्वेज बोलते हैं और रशिया इनको सपोर्ट भी करता है। यूएसएसआर के टाइम पर रशिया अपना ज़्यादातर जो था इक्विपमेंट, जो मिलिट्री इक्विपमेंट था वो यूक्रेन में बनाता था, और जैसे कि टैंक्स वगैरह वो सारा कुछ, ठीक है। अब उन टैंक्स की वजह से जो है वो, मतलब जो पाकिस्तान के जो अभी तक जो, मतलब जो टैंक्स वगैरह बन रहे हैं पाकिस्तान जो ले रहा है वो यूक्रेन के बने हुए हैं, क्योंकि वो यूएसएसआर से उस वक्त लिए गए थे। 1991 में यूएसएसआर से 15 मुल्क अलग हुए, 15 कंट्रीज जो थे वो अलग हुए थे। तो यूक्रेन के पास ऑलमोस्ट 200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे उस वक्त, क्योंकि जो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह जो यूएसएसआर ने उस वक्त लगाए थे वो यूक्रेन में लगाए थे, क्योंकि डेवलपमेंट यूक्रेन में रशिया ने उस वक्त की थी। और 1996 में एनपीटी के समझौते के तहत यूक्रेन ने जो है वो 200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं रशिया को वापस किए थे। 1996 में ये ट्रीटी हुआ था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगर उस वक्त यूक्रेन ने रशिया को बॉम्ब वापस ना किए होते तो अब हालात कुछ और होते, और तमाम मामलात जो हैं वो 2014 से ख़राब हुए थे, मतलब जब नेटो और यूरोपियन यूनियन ने एंट्री की थी यूक्रेन में। रशिया की इकॉनमी का जो मेजर पोर्शन है, ये जो मेजर जो पोर्शन जो मेजर जो इकॉनमी रशिया की डिपेंड करती है वो गैस और पेट्रोलियम पे करती है। रशिया गैस की सप्लाई, ये जो पाइपलाइन है, जो रशिया की जो गैस की सप्लाई की पाइपलाइन यूरोपियन यूनियन को जाती है, ये जो रशिया पाइपलाइन के ज़रिए अपनी जो गैस या पेट्रोलियम जो यूरोपियन यूनियन को भेजता है, सप्लाई करता है, वो यूक्रेन से होकर गुजरती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि यूक्रेन ने नेटो के प्रेशर में आकर रशिया से कहा था कि अगर यूक्रेन से पाइपलाइन के ज़रिए सप्लाई करनी है पेट्रोलियम वगैरह की या गैस की, तो हमें सालाना 33 बिलियन डॉलर जो है वो आपको देना होंगे, मतलब आप हमें 33 बिलियन डॉलर पे करेंगे। तो रशिया ने कहा ठीक है हम दे देंगे। रशिया ने मतलब इस बात पे भी एग्री कर लिया कि वो एनुअली 33 बिलियन डॉलर जो है वो यूक्रेन को पे करेगा रशिया। अब अगर यूक्रेन 33 बिलियन डॉलर लेने के बावजूद भी नेटो में शामिल होगा, यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएगा, तो रशिया यूक्रेन को ऐसा कैसे करने देगा। तो इसकी वजह से रशिया पर काफ़ी सैंक्शंस हैं, उसकी इकॉनमी काफ़ी मतलब आजकल डाउनफॉल का शिकार है। अब अगर हम रशिया के कंसर्न की बात करते हैं तो रशिया इज़ अटैकिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब रशिया ने बेलारूस को ये देखिए आप यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वेस्ट है 5% जो है वो यूक्रेनियन लैंग्वेज जो है वो 5% वेस्ट में है, सेंटर में 25.6% जो है वो यूक्रेनियन लैंग्वेज बोल जाती है। उसके बाद जो ईस्ट सेंटर है 59.3% जो है वो रशियन लैंग्वेज डोमिनेट करती है इस इलाके में। साउथ में भी 84.5% लैंग्वेज जो है वो रशियन वो डोमिनेट करती है। ईस्ट में भी जो है 92.7% जो रशियन लैंग्वेज है वो डोमिनेट करती है। मतलब ऑलमोस्ट जो 30% जो पूरे मुल्क का अगर देखा जाए तो 30% जो है वो रशियन लैंग्वेज लोग बोलते हैं। अब अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं, मतलब जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, जो जंग चल रही है रशिया यूक्रेन की, उसमें जो डे 17 मतलब 12 मार्च 2022 की अगर हम अपडेट देखें तो जो रेड कलर का जितना भी इलाका है ये सारे का सारा रशिया इसमें अपनी आर्मी भेज चुका है। इवन कि कीव तक कीव जो कैपिटल यूक्रेन का, उसमें भी रशियन आर्मी एंटर हो चुकी है। क्रीमिया का पूरा इलाका रशियन एनेक्सेशन में है, रशियन कंट्रोल है। सी ऑफ एजोव जो है वो रशियन कंट्रोल में है। ब्लैक सी तक रशिया की एक्सेस हो चुकी है, और पोर्ट ऑफ मरीपुल जो है इस पे भी मतलब रशिया की एक्सेस है, ठीक है। और जो डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो इलाका है इसको तो ये तो प्रॉपरली सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्रीज डिक्लेयर कर दिए गए हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह अगर हम देखते हैं रशिया जो है वो चारों तरफ से यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। बेलारूस की तरफ से देखें तो बेलारूस पे भी उसने पूरा प्रॉपर अपनी आर्मी भेजी हुई है, ठीक है।
क्रीमिया आइलैंड पर कब्जा है, और जो ईस्ट साइड पे, यूक्रेन के ईस्ट साइड पे तो पूरा पूरा रशिया का बॉर्डर है। मतलब रशिया एयर अटैक कर रहा है, आर्मी भी भेजी हुई है, क्रीमिया की वाली साइड से बहरी जहाज़ों के ज़रिए अटैक कर रहा है। अब रशिया का जो कंसर्न है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन की डिमांड है कि नेटो और यूक्रेन लिख कर दे, रिटर्न फॉर्म में दे हमें, कि यूक्रेन को कभी भी नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एस्टोनिया, लतीविया, लिथुवेनिया, मतलब रशिया के जो कैपिटल के पास बॉर्डर के बिल्कुल साथ जो नेटो की फ़ौज बैठी हुई है, नेटो की जो जो नेटो कंट्रीज़ बैठ के जो फ़ौज है, या जो यूएस की जो फ़ौज है, उसे वापस बुलाया जाए। नेटो आर्मी जो है उसको वापस बुलाया जाए, उसको विड्रॉ किया जाए। और अमेरिका ने यूरोप में जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए हैं, मतलब जितने भी अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज़ में न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए हैं, भिजवाए हुए हैं, उन सब डिप्लॉय किए हुए हैं, उन सब को वापस लेके जाया जाए। और प्यूटिन का ये प्लान ये है कि वो यूक्रेन को लैंड लॉक कंट्री बनाना चाहता है। मतलब वो चारों साइड से उसको कवर करके लैंड लॉक कंट्री बना देगा। और इसके लिए बहुत पहले से रशिया ने माल्डोवा कंट्री जो है, ये हम देख सकते हैं ब्लैक सी के ऊपर माल्डोवा कंट्री है। माल्डोवा कंट्री में के बॉर्डर पर यूक्रेन जो के साथ जो बॉर्डर है, उसे ट्रांस निस्ट्रिया कंट्री बना दिया है। यहाँ पर ये इस मैप पे शो नहीं हो रहा, लेकिन जो ये वाला इलाका है जहाँ पर ये वाला जो इलाका है, ये यहाँ से सारा उड़ीसा तक, ठीक है, ये सारा जो है यूक्रेन ने इधर अपनी आर्मी भेजकर ट्रांसनिस्ट्रिया कंट्री बना दिया है। और पूरा अब उसके बाद ये कंट्रोल करने के बाद जो रशिया है वो इस इलाके को काट कर पूरा इधर अपने एनेक्सेशन करके यूक्रेन को लैंडलॉक कंट्री बनाना चाहता है। और इसी वजह से क्रीमिया आइलैंड पर पहले रशिया ने कब्ज़ा किया। ये क्रीमिया आइलैंड पर रशिया का कब्ज़ा हुआ है, एनेक्सेशन हुई हुई है। और ये डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो इलाका है, वहाँ पर भी रशिया ने अपना कब्ज़ा किया हुआ है। क्योंकि ये इस सारे इलाके को कवर करने का ये जो मकसद है रशिया का, वो ये है कि नेटो की जो आर्मी है वो अक्सर ब्लैक सी तक आ जाती है, और ब्लैक सी तक आ जाने से रशिया को अपनी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, रशिया को सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आज यहाँ अब हम देखते हैं कि इस जंग से पूरी दुनिया पर जो असरात पड़ रहे हैं, ये जो रशिया पर जो सैंक्शंस हैं, और स्विफ्ट कोर्ट सैंक्शन क्या है, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रशिया पर क्या सैंक्शंस लगी हुई हैं, रशिया की इकॉनमी को कैसे इससे नुकसान हो रहा है, और रशिया कैसे मतलब सर्वाइव कर रहा है, रशिया की इकॉनमी कैसे डूब रही है, और पूरी जो दुनिया है, पूरी वर्ल्ड, जो तमाम जो कंट्रीज़ हैं दुनिया में, उन पर इस वॉर के क्या जो असरात पड़ रहे हैं, या क्या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं, वर्ल्ड इकॉनमी को क्या असर पड़ रहा है, और ये सारा हम सैंक्शंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी की डिटेल सैंक्शंस और स्विफ्ट कोड वगैरह को डिस्कस करेंगे।